हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास निर्मला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपन्यास क्या होता है। तो न्यास का अर्थ होता है ट्रस्ट। और यह जो है उपन्यास मतलब होता है ऐसी सामाजिक घटना जो या तो जो हमें अपने परिवार में देखने को मिलती है या फिर समाज में, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित होती है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं, और ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1888 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वो बाइकास्ट कायस्थ थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। लम्ही में डाक मुंशी थे उनके पिताजी। उनका वास्तविक नाम प्रेमचंद जी का धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, और जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह भी कर दिया गया था, और 16 वर्ष होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया था, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का। धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 से उनका जो जीवन काल है 1936 8 अक्टूबर तक रहा। जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के बहुत ही पॉपुलर उपन्यासकार, कहानीकार और बहुत बड़े विचारक थे। और उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। उसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, बड़े घर की बेटी, लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से भी अधिक कहानियां उन्होंने लिखी। और उनकी जो अत्यधिक कहानी है वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। और उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं, जमाना, सरस्वती, माधुरी, सभी में अपना नाम रोशन किया। और साहित्य में प्रेमचंद जी का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए अब निर्मला, इसकी हम लोग वाचन और व्याख्या को पढ़ेंगे। तो निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के बुरे प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। और उपन्यास का वाचन जो है शुरू होता है उदय भानुलाल से। ये सभी जो है पात्र हैं। उदय भानुलाल जो है वो निर्मला के पिता हैं। निर्मला ही कहानी का टाइटल है उपन्यास का। तो निर्मला के पिता हैं उदय भानुलाल, उनकी माँ का नाम है कल्याणी, और निर्मला जो है बड़ी बेटी होती है, और कृष्णा उनकी छोटी बेटी का नाम है। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। दोनों ही चंचल थी स्वभाव से। और निर्मला 15 साल की है और कृष्णा 10 साल की है। ठीक है। बाबू भालचंद्र सिन्हा लड़के के पिता, भुवन मोहन सिन्हा लड़का रहता है। रंगीली लड़के की माँ, मोटे राम जो है पंडित हैं, जो शादी विवाह के मेल बनाते हैं। और मतई जो है यहाँ पर बदमाश है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बाबू उदय भानुलाल जो है उनके परिवार में बहुत सारे लोग थे। कम से कम 20 प्राणी से भी ज्यादा थे। तो जॉइंट फैमिली में थे। लेकिन हमारा संबंध जो है इस कहानी में निर्मला और कृष्णा से है। निर्मला और कृष्णा पे ही यह कहानी पूरी तरह बेस्ड है। तो हमारा जो संबंध है वो निर्मला और कृष्णा से है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उदय भानुलाल जो है अपनी पुत्री का संबंध शादी के लिए संबंध के लिए लड़का खोजते हैं, और वो वर तलाश कर रहे हैं। और आज उनकी मेहनत जो है सफल हो गई। उन्हें लड़का मिल जाता है, भुवन मोहन सिन्हा। तो उदय भानुलाल जो है वो लड़के के पिता से बात करके, बाबू भालचंद सिन्हा से बात कर घर आते हैं। और उदय भानुलाल जो है दहेज देने में असमर्थ थे।
और जब लड़के के पिता ने दहेज की परवाह नहीं की तो उदय भानुलाल खुशी से फूले न समाये और वो घर आकर अपनी जो है बेटी को मतलब कहा कि आज जो है रिश्ता मैं पक्का कर दिया हूँ और इतने में घर में खुशी का माहौल हो गया। लेकिन बस लड़के के जो पिता थे उनकी यही अभिलाषा थी कि हमारी जो बाराती आए उनकी स्वागत में कोई भी कमी ना रहे और यह सुनकर उदय भानुलाल जो है शादी के लिए राजी हो जाता है और वह शादी के बहुत सारा जो है अपना शादी का तैयारियां करने लगता है। उदय भानुलाल का जो घर है वो बाजार में बना हुआ है और शादी की तैयारियां चल रही है। कल्याणी जो है निर्मला की माँ वो देखती है कि 5 से 10 दिनों में जो है महीने में पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं और कल्याणी को लगता है कि इतने खर्चे में तो लाख से भी लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाएगा और जो है निर्मला यहाँ पर बहुत गंभीर और लज्जाशील हो गई है क्योंकि निर्मला को समझ में आ गया है कि मुझे अब इस घर से जाना है और अब यहाँ से मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अब अन्य परिवार में जाऊंगी तो इस वजह से वो बहुत ही अंदर अंदर डरी हुई भी है और लज्जाशील हो गई है और कल्याणी और उदय भानुलाल में जो है बहस चलने लगता है। उदय भानुलाल अपनी पत्नी को कहता है कि क्या करूं, मेहमानों का तो उचित आदर करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने कोई दहेज की डिमांड नहीं रखी है। कल्याणी कहती है बारातियों को आज तक कोई प्रश्न कर पाया है, वे आलोचना करने का कोई ना कोई अवसर निकाल ही लेंगे। तो उदय भानुलाल कहता है तो क्या कर सकता हूँ। पत्नी कहती है 5,000 से अधिक खर्च न करना, आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, कृष्णा की भी तो शादी करनी है, उसे भी तो दूसरे घर भेजना है। और उसने में उदय भानुलाल कहता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ और मैं कमा कर लाता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी घर में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। उदय भानुलाल कहता है अगर तुम मेरा घर न संभालोगी तो क्या मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसे मैं ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। और दोनों में बहसा-बहसी होती है और कल्याणी जो है बाहर चली जाती है और उदय भानुलाल कहता है कि इस टेंशन से अच्छा है कि मैं ही घर से चला जाऊं। कल्याणी तो फिर घर पर आ जाती है जब वो देखती है कि उसका बेटे जो है चारपाई में सो गया है तो उसे कमरे में लेके चली जाती है। लेकिन उदय भानुलाल बहुत ही चिंतित रहता है और वो रात के 11 बजे घर में सन्नाटा था और उनके दोनों बेटियां जो है सो गई थी, सभी सो गए थे और कल्याणी ने देखा कि उसका बेटा सूर्य भानु उठ गया है। तब कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेट गई और परंतु उदय भानु को नींद नहीं आई और उदय भानु सोच रहे थे अब तो रोज ही जली कटी सुनाया करती है, मायके का घमंड होगा, मैं अगर कहीं 4 दिन के लिए चला जाऊं तभी इसे पता चलेगा कि आदमी की अहमियत क्या होती है। बाहर से थका मारा आता हूँ, सोचता हूँ घर में आराम मिलेगा परंतु यहाँ तो सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, मैं अगर नहीं रहूंगा तो इसका सारा घमंड धूमल हो जाएगा। और यह सोचकर उदय भानु कुछ रुपए लेकर चुपके से घर के बाहर निकल जाता है परंतु उदय भानुलाल ने के जो है वो रात के 11 बजे मिर्जापुर जाने का निश्चय कर लेता है और यह सोचते उदय भानु चले जा रहा था पर उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है और वो देखता है कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और जब वो गली में उदय भानुलाल मुड़ता है उसी गली में वह भी आदमी पीछे से मुड़ जाता है। तब उदय भानुलाल ने जेबी से लालटेन निकाल कर उस आदमी को प्रकाश में देखा। वह उसे पहचान गए क्योंकि वह उदय भानुलाल ने उसे 3 साल पहले सजा कराई थी और तब से वह जो है उदय भानुलाल का जो है वो खून का प्यासा हो गया था और वह था बदमाश मतई। ये मतई जो है ये बदमाश था और उसे उदय भानुलाल ने जेल कराई थी। तब उदय भानुलाल कहता है मतई को
कि क्यों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो बदमाश मतई कहता है, क्यों बापूजी पहचानते हो, मैं हूँ मतई। तो उदय भानुलाल कहता है कि तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा है, अब की बार 7 साल के लिए तुम्हें जेल भेजाऊंगा। तो मतई कहता हो, आप मुझे जेल तभी भेजाएंगे जब मैं आपको जिंदा छोड़ूंगा। और यह बात होते होते जो है मतई अचानक उदय भानुलाल के सिर पर लाठी ऐसा मारता है कि वह जमीन पर छटपटा कर गिर पड़ते हैं। और मतई जब उनके पास जाकर देखता है तो देखता है उनका सिर फट चुका है, खून की धारा बह रही है और वह समझ गया है कि काम तमाम हो गया है। उदय भानुलाल मर चुका है और मतई उनकी घड़ी तथा अंगूठी लेकर चला जाता है। कल्याणी यह समझ रही थी कि कल्याणी यह सोच रही थी कि वही उसके पति की हत्यारी है, और वह समझ रही थी भालचंद्र को तो संदेश भी भेज दिया गया है कि अब अब भालचंद्र को लड़की के पिता की मृत्यु के बारे में खबर मिलती है और भालचंद्र जो है शादी के लिए पीछे हट जाता है, क्योंकि वह ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता जहाँ पिता ना हो, क्योंकि वह जानता है कि तब मेरा बारातियों का स्वागत भी नहीं होगा और शादी के बाद मेरे बेटे का जो है वो खर्चा पानी भी जो है उसे लड़की के घर पर देना पड़ेगा। तो इस वजह से भालचंद्र को अब यह रिश्ता मंजूर नहीं है और वह जो है बहुत ही बुद्धि के साथ जो है वह मतलब लड़के के परिवार वाले को, लड़की की माँ को वह संदेशा भिजवाता है कि अब जो है ईश्वर को शायद यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आए और जो है उसकी सूरत मेरे आंखों, उसके पिता की सूरत हमेशा जब भी मैं आपकी बेटी को देखूंगा तब उदय भानु की सूरत मुझे दिखेगी, तो ये अच्छा नहीं होगा। और तभी जो है पंडित मोतेराम कहता है भालचंद्र को, सरकार ऐसा न कहिए, वकील साहब नहीं है तो क्या हुआ, अब वह आपकी कन्या है, यदि आप अपने वचन से फिर गए तो आपकी बदनामी होगी, हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण कीजिए। भालचंद्र जी कहते हैं, पंडित जी मुझे उस लड़की से प्रेम है, परंतु जब ईश्वर को यह मंजूर नहीं तो मैं क्या करूं। मृत्यु एक प्रकार का अमंगल है, यह विवाह भी मंगलमय नहीं होगा। तो जिस काम के आरंभ में ही अमंगल हो जाए तो फिर वह काम मंगलमय कैसे हो सकता है। आप समधी जी को समझा दीजिएगा। इतने में भालचंद्र का बेटा आ जाता है, वह एक सुंदर युवक है। तभी उसकी माँ रंगीली कहती है, क्या तुम यह शादी करना चाहते हो? तभी भुवन कहता है, नहीं माँ, शादी वहाँ करो जहाँ से रुपए मिले। अब वहाँ क्या रखा है, वहाँ तो जाने पर ढंग से खाना भी नहीं मिलेगा और पैसे ऐसी चीज है जो सारे ऐपों को छिपा देती है। और भुवन मोहन कहता है, हमें उस परिवार के लिए सहानुभूति है, परंतु वहाँ तो भोजन का भी ठिकाना नहीं है। तभी लड़के की माँ कहती है, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, जो गरीब है उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। और उसकी माँ गुस्सा जाती है और कहती है, चुप रहो। और सभी इतने में बात खत्म कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मोटे राम वहां से निकल कर जो है वो कल्याणी को, लड़की की माँ को कहता है कि अब यह रिश्ता नहीं हो सकता, अब वो लोग शादी बारात लेकर हमारे आंगन नहीं आएंगे। और कल्याणी के सामने जो है अब एक विकट परिस्थिति आ पहुंची है, क्योंकि वो सोचती है क्या कि अब मैं कैसे अपनी बेटी का शादी करूंगी। उसके पति का भी देहांत हो चुका है, जवान बेटी भी ब्याहे घर पर रख भी नहीं सकती और वो लोग किसी तरह रूखा सूखा खाकर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जवान बेटी को घर में नहीं रख सकते। कल्याणी को भालचंद्र पर अत्यधिक क्रोध आता है और कल्याणी क्रोध में भरी बैठी है और उनकी जो छोटी बेटी है कृष्णा कहती है कि वो लोग कब बारात लेकर हमारे घर आएंगे बेटा। तभी उसकी माँ कहती है कि जो बारात लेकर आने वाला था उसके घर में आग लग गई। तब कृष्णा कहती है, तब तो सारा घर जल गया होगा। कल्याणी, अरे पगली, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेगा।
और कृष्णा कहती है क्यों माँ, क्योंकि उन लालचियों को रुपए चाहिए। तब कृष्णा कहती है तब तो अच्छा ही हुआ कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। अच्छा ही हुआ कि ऐसे कुपात्रों के यहाँ हमारे दीदी का संबंध नहीं हुआ। बेटी की ना जाने उस घर में क्या गति होती, परंतु विवाह तो करना ही है। अब अच्छे घर अच्छे वर की जरूरत नहीं है। अब तो किसी तरह सिर का बोझा उतारना है। लड़की गुणी है तो क्या हुआ, दहेज नहीं तो सारे गुण बेकार हैं। कल्याणी कहती है कल्याणी भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक प्यार करती थी। लड़कों को भी पढ़ाना लिखाना है, उनका भी पालन पोषण करना है। एक और कन्या थी जिसका विवाह करना था, इसलिए वह अधिक दहेज न देने सकती थी। और वह पंडित मोतीराम को कहती है कि अब आप जो है दूसरी जगह हमारी बेटी का रिश्ता ढूंढिए। और मोतीराम फिर कहता है कि हाँ, मैंने 5 जगह बातचीत की है, आप जिसे चाहे पसंद करें। यह देखिए लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु नौकरी का भरोसा है, खानदान भी अच्छा है। कल्याणी कहती है लड़के का कोई भाई है, मोतीराम नहीं, मगर 3 बहनें हैं। अब दूसरा लड़का देखिए, यह लड़का बहुत ही रूपवान तथा सुशील है, पर खानदान अच्छा नहीं है। कल्याणी खानदान सही होता तो मंजूर कर लेती। मोटेराम अब तीसरा लड़का देखिए, यह एक जमींदार का लड़का है, खेती बाड़ी है और पहली पत्नी भी थी, 2 साल हो गए उसे मरे हुए। कल्याणी दहेज मांगते हैं मोटेराम लगभग 4,000। या चौथा लड़का देखिए, लड़का वकील है, 300-400 आमदनी है, पहली स्त्री मर चुकी है और 3 लड़के हैं। कल्याणी खानदान कैसा है, मोटेराम पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वां लड़का देखिए, पढ़ाई बीए तक की है, छापे खाने में काम करता है, लड़का सुंदर और सच्चरित्र है, परंतु दहेज में 1,000 से कम नहीं लेगा। अब बताइए आपको कौन सा वर पसंद है। तभी निर्मला की माँ कहती है कि मुझे 2 पसंद है, एक जो रेलवे में है तथा 2 छापे खाने में काम करता है। कल्याणी परंतु पहले वाले के खानदान में तो दोष है, और मोटेराम कहता है तो दूसरे को ही रहने दीजिए। कल्याणी आप वकील साहब का ही टीका कराइए, 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। लड़की के भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, और दुख है तो भगवान की मर्जी।